मेरे प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों, आज के मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे एक महानतम एवं पूरे भारतीय समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व व पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे एक व्यक्तित्व की याद आती है। मेरे पिताजी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे। वो हमें अक्सर ये बातें बताते थे, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को हमेशा ये बात बताता रहता था। तो ये किस्सा है इस महानतम पर्सनैलिटी के बारे में, जो थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। देखिए, आज पूरी दुनिया भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बाबा साहिब के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों से परिचित नहीं होगा। मैं जहां तक समझता हूं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसने इस महानतम पुरुष से ज्यादा जीवन में कष्टों को झेला हो और उससे भी ऊपर अपने पूरे समाज के कष्टों को महसूस किया हो। उन्होंने अपनी मेहनत से मिली छात्रवृत्तियों के बलबूते अपनी तमाम डिग्रियां विदेशों से प्राप्त की, क्योंकि अपने देश में उन्हें किसी शिक्षा संस्थान में नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेशों से प्राप्त की। वो जीवन भर अपने समाज के लोगों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संघर्ष करते रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से आते ही 1923 में उन्होंने अपनी पहली वकालत प्रैक्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू की। उसी दौरान का ये किस्सा जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, उनकी इंटेलिजेंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े विख्यात पुरुष थे, कितने बड़े महानतम और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये कहानी है महादेव नाम के उस साहूकार के बच्चे की, जिसको फांसी की सजा दी जाने वाली थी। उस बच्चे को अपने ही पिता की हत्या के इल्जाम में चाचे और ताऊओं ने बुरी तरह फंसा दिया था। मामला संपत्ति का था। आप समझ सकते हैं, उसका पिता बहुत बड़ा साहूकार था। मामला संपत्ति का था और चाचे और ताऊओं ने मिलकर अपने भाई महादेव के पिता की हत्या करके महादेव यानी बेटे को ही उस इल्जाम में बुरी तरह फंसा दिया था और जिला अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। महादेव के चाचे ताऊ की यह चाल सफल हो गई, क्योंकि मां कुछ दिन में मर जाएगी और बेटा फांसी पर चढ़ जाएगा, तो सारी जमीन और जायदाद और पैसे के मालिक हम खुद हो जाएंगे। महादेव की मां के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली और मुंबई तक वकीलों से संपर्क किया। दर दर की ठोकरें खाती रही, लेकिन सभी वकील उसकी फाइल को उल्टा पकड़ा देते थे। वो कहते थे केस में दम नहीं है, इसलिए इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन वह इस दौरान में उन बहुत बड़े नेताओं से भी मिली जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, और वो वकील थे जो विदेशों से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वकालत कर रहे थे। उस समय में किसी नेता वकील ने यह बताया कि आप नेहरू जी के पास चले जाएं। वो महिला सुनते ही नेहरू जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, दिल्ली में उनके बंगले पर गई। वहां पर नेहरू जी से मिलने के लिए उसने बहुत रो पीट कर उनसे मिलने का मौका पाया। जैसे ही नेहरू जी उनसे मिले, उन्होंने 1 घंटे तक अपने लॉन में बैठकर उस फाइल पर स्टडी की और सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहे। ये महिला बगल में ही बगीचे के एक स्टूल पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद नेहरू जी फाइल को बंद करके बगीचे में आए और एक सिगरेट और सुलगाते हुए दाएं से बाएं लंबे लंबे चक्कर बगीचे में लगाने लगे कि वो सोच रहे हैं कि इस बच्चे को कैसे बचाया जाए। फिर कुछ देर बाद वो महिला की तरफ आगे बढ़े और पास में जाकर हाथ जोड़कर बोले कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस केस में मुझे दम नहीं लगता। हाँ, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं, वो ये है कि आप मुंबई में चले जाएं। वहां सुनने में आया है कि एक विद्यार्थी बैरिस्टर की शिक्षा हासिल करके और भी बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल करके अभी अभी विदेश से आया है और मुंबई हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। आप उसके पास चले जाएं। मैंने सुना है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट वकील है। नेहरू की ये बात सुनकर तुरंत बेचारी क्या करती, अपने बच्चे को तो बचाना ही था। वो तुरंत भागी भागी फिर वापस मुंबई आई। मुंबई जब वो आई तो कोर्ट के इधर उधर सभी से पूछा, किसी ने उनका पता नहीं बताया, क्योंकि उनको मुंबई हाई कोर्ट में भी प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिला वकीलों से। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाए। अंत में उन्हें बाहर, कोर्ट के बाहर एक गंदी सी जगह को थोड़ा सा साफ करके वहां बैठने का अवसर मिला और वहीं पर बैठकर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। किसी व्यक्ति ने उस महिला को बताया कि वो वहां बैठते हैं। वो जाकर वहां पर उनसे मिली, लेकिन उसके मन में एक डर था, कभी ये वकील भी फाइल को वापस फेंक दे। हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली कि मैं आपको फाइल दे देती हूं, लेकिन आप भी और वकीलों की तरह मेरी फाइल को वापस ये कहते हुए मत फेंक देना कि इस केस में दम नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं और नेहरू जी ने मुझे आपके पास भेजा है। B.R. अम्बेडकर ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि बहुत दुखी महिला है और नेहरू जी के पास भी हो आई है। उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई कि मैं उस वकील से मिली, मैं उस नेता वकील से मिली, उस स्वतंत्रता संग्रामी वकील से मिली। सारी बातें उसने बताई। फिर उसके बाद में जब B.R. अम्बेडकर ने फाइल मांगी तो वो फाइल देते समय ये कहने लगी कि आप भी मेरी फाइल को वापस मत कर देना कि आपके केस में दम नहीं है। तो बाबा साहेब ने कहा कि फाइल तो दिखाइए मैम, फाइल के पढ़े बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि इस केस में क्या है। तो वो ये कहती रही कि आप भी वापस कर देंगे, लेकिन किसी तरह उसने क्या करती, उसने फाइल दे दी और बाबा साहेब ने फाइल पर स्टडी की और स्टडी करके अपने मन ही मन में कुछ खामियां, कानूनी खामियां निकालकर और बिल्कुल चुप हो गए। सिर्फ महिला को आश्वासन दिया कि मैं आपके बेटे की सजा नहीं होने दूंगा, उसको फांसी नहीं होने दूंगा। यह कहकर महिला को पूरा आश्वासन दिया, लेकिन महिला इतने में मानने वाली थोड़ी थी। वैसे ही बाबा साहेब ने केस तैयार किया और हाई कोर्ट में उस
फांसी के विरुद्ध अपील कर दी, जिसको रोक दिया गया। देखिए कितने महान थे वो व्यक्ति। उन्होंने उस फांसी को रुकवा दिया। उसके बाद में जब बहस हुई तो उस बहस में फिर से अदालत ने उसको फांसी की सजा सुना दी। बाबा साहिब को सारी बातों का पता था कि ऐसा होना है, क्योंकि केस में दम नहीं था वास्तव में, लेकिन उन्होंने मन ही मन में कोई कानूनी दाव पेच पकड़ लिया था। एक खामी उनको नजर आ रही थी जो सिर्फ वो अपने मन में रखना चाहते थे और मन में रखा। लेकिन महिला को आश्वासन दिया। महिला ने कहा कि सर फांसी की सजा तो यहां भी हो गई, आप भी तो वकील थे, सजा तो यहां भी हो गई और तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई, फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। लेकिन बाबा साहेब ने उसी दौरान में कोर्ट से फांसी सुनाते समय यह अपील करते हुए कि इसमें मुझे कोई एक ऐसी खामी नजर आती है, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे फांसी के समय वहां मौजूद रहने का अवसर प्रदान करें। अब ये बात क्या थी और क्यों अलाउ किया? कोई ना कोई बात तो ऐसी थी कि कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। कोर्ट ने सोचा होगा, जूरी थी पूरी 3 जजों की जूरी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी खड़े हो जाना, कोई खास बात नहीं है। और उस दौरान में कुछ वकील इस तरह की अलाउ करवा देते थे कि मैं जो है फांसी के समय पर वहां पर रहना चाहता हूं। देखिए वो अलाउ करवा दिया और जैसे ही फांसी का दिन आया महिला रोज रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। वो अपने घर कभी गई नहीं, वहीं पर कोर्ट के दरवाजे पर पड़ी रहती थी और वहीं से इधर उधर से खा पी कर गुजारा करती थी। कभी चली जाती थी घर, कभी फिर वापस आ जाती थी। लेकिन उसका डर तो वही था ना कि तारीख नजदीक आ रही है और बाबा साहेब हमारा वकील जो है वो ये कह रहा है कि मैं आपके बच्चे की फांसी नहीं होने दूंगा। और फांसी का दिन बिल्कुल नजदीक आ गया, फांसी का दिन नजदीक था और वकील, जेलर और डॉक्टर तीनों को जेल के अंदर फांसी के फंदे के करीब एंट्री मिल गई। वो तीनों वहां पर खड़े थे और जल्लाद को आदेश दिया गया कि जाओ कैदी को फांसी के फंदे पर लेकर आओ। तुरंत जल्लाद और कुछ पुलिस वाले महादेव को पकड़कर फंदे तक लाए और फिर उसको नकाब पहनाकर फांसी के फंदे पर उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। एग्जैक्ट समय पर जैसे ही फांसी का फंदा डाला, उसके कुछ देर बाद जल्लाद को जेलर के इशारा मिलते ही उसने नीचे से तख्ते को खींच लिया और महादेव ऊपर से लटक गया। बाबा साहेब ने तुरंत जोर से आवाज दी कि जल्लाद इसको नीचे उतारो, इसके पैरों को पकड़कर ऊपर उठा लो। जेलर ने बाबा साहब की तरफ देखा, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ लिख के दे दूंगा, तू जल्दी उठा इसको। उन्होंने एकदम जल्लाद ने एकदम उसको ऊपर उठा लिया और फंदे को बाहर निकाल लिया। महादेव बिल्कुल जिंदा था, बिल्कुल ठीक ठाक था। अब बाबा साहब के साथ जेलर की काफी बहस हुई। जेलर ने कहा आप मुझे लिख कर दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। होना वही था, आप समझ सकते हैं। जेलर ने कहा ऐसा बड़ा काम आज तक किसी इतिहास में, किसी कानूनी न्याय में, कहीं भी अदालत में, कहीं जेल में ऐसा नहीं हुआ है जो बाबा साहेब आपने किया, आप मुझे सब लिख कर दो। बाबा साहेब ने टोटल लिखकर सारा सब कुछ अपने नाम लिखकर कि ये मैंने किया है और इसको मैं भुगतूंगा, उन्होंने अपने सिग्नेचर करके जेलर को दे दिए। जेलर ने वो उठाकर पूरे हिंदुस्तान में इस किस्से की काफी चर्चाएं हुई कि ये ऐसा कौन सा वकील हो गया जिसने फांसी की सजा रुकवा दी। एकदम जेलर ने वो कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जैसे ही ये पेश किया गया, बाबा साहेब के खिलाफ सीरियस ऑफेंस के वारंट निकाले गए और बाबा साहेब को हाई कोर्ट ने तलब किया। जब बाबा साहेब हाई कोर्ट में गए तो बाबा साहेब जैसे हाई कोर्ट में गए तो 3 जजों की जूरी वहां पर सामने थी। उन्होंने बाबा साहब पर फटकार लगाई कि आप कौन होते हैं ऐसे फांसी के फंदे से किसी को नीचे उतारने वाले? आप क्या कानून थोड़ी है, क्या आप अदालत थोड़ी है जो आप ऐसे काम कर सकते हैं? बाबा साहेब ने कहा कि आप ये कानून को पढ़िए। बाबा साहेब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीपीसी को अंडरलाइन करते हुए 302 की धारा में अदालत के उस आदेश को अंडरलाइन करके जूरी के सामने रख दिया। जैसे जूरी ने इसमें पढ़ा कि इसमें क्या है, तो बाबा साहेब ने कहा कि इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या है। आपने इसमें इसको लिखा है कि हैंग्ड, आपने फांसी दी और मैंने फांसी से उतार लिया। आपका काम था इसको फांसी पर लटकाना, न कि मारना। यहां कानून में कहीं नहीं लिखा है कि इसको जान से मारा जाए। मैंने उसको आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। तीनों जजों की जूरी ने सम्मान के साथ बाबा साहेब का सम्मान करते हुए कहा कि ठीक है, इस केस में आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, लेकिन आगे से जितने भी ऐसे केस होंगे उसमें यह फैसला लिखा जाएगा हैंग्ड टिल डेथ। पहले था हैंग्ड और हैंग्ड टिल डेथ के फैसले के तुरंत बाद बाबा साहेब ने महादेव की रिहाई के आदेश कोर्ट से प्राप्त किए और उसको जेल से रिहा करवाकर उसकी माता के सुपुर्द कर दिया। महादेव की माता बाबा साहेब के पैरों में गिर गई। उन्होंने उसे उठाया और बधाई दी और कहा मैंने कहा था कि मैं आपके बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। महादेव की माता ने बाबा साहेब को बहुत से रुपए देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बाबा साहेब ने कहा कि मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूं, अगर हो सके तो गरीबों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाना ताकि वो फिर से किसी और की मदद कर सकें। तो ये थे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व और इंटेलिजेंसी के अनेकों उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।